हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं और उनके गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा। आज बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि इस सभी अम्लों में क्या समानता होती है, ऐसे ही सभी क्षारों में क्या समानता होती है और उसकी परिभाषा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, सभी अम्लों व क्षारों में क्या समानता होती है। इसके लिए आप लोग अलग अलग कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल, ग्लूकोज आदि का विलयन लीजिए। अलग अलग कंटेनर में हमें क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, एल्कोहल, आदि का विलयन लेंगे। आदि का विलयन। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ये HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। एल्कोहल कोई एक यौगिक नहीं होता है, इसमें बहुत सारे यौगिक होते हैं। एल्कोहल एक समान यौगिकों का समूह होता है। तो इसमें जो आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH इसका अणुसूत्र होता है। ऐसे हम इन पदार्थों का विलयन लेंगे, जलीय विलयन लेते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों जो है हम इनका जलीय विलयन ले रहे हैं, क्या किसी का भी हम विलयन ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप वो उन यौगिकों का जलीय विलयन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है। जैसे देखिए यहाँ पे HCl में भी हाइड्रोजन परमाणु है, H2SO4 में भी हाइड्रोजन परमाणु है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन परमाणु है और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन परमाणु है। तो हम ऐसे जो है यौगिक लेंगे जिसमें हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब देखिए, एक 100 मिलीलीटर बीकर में 100 मिलीलीटर बीकर लेंगे और इसमें कार्क के ऊपर 2 धातु की कीलें, जैसे एल्युमिनियम धातु की कीलें हम लगा देंगे। ऐसे इसमें धातु की 2 कीलें लगा देंगे और इन कीलों को जो है कॉपर के तार द्वारा बैटरी से कनेक्ट करेंगे। 6 वोल्ट की बैटरी होगी। फिर यहाँ पे स्विच होगा, फिर आगे बल्ब से इसको कनेक्ट करेंगे और फिर इसको दूसरे कील से जोड़ेंगे। देखिए, उपकरण को ऐसे सेट करने के बाद हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें विलयन डालेंगे जलीय और स्विच को ऑन करेंगे।
तो देखेंगे जब इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डाल करके स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल उठता है। और हमने पढ़ा कि विद्युत धारा एक जो है बंद परिपथ में, क्लोज पाथ में ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ देखिए तार आपस में जुड़े नहीं हैं, तो धारा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक कैसे पहुँच रहा है, मतलब इन टर्मिनल के बीच में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। तो स्पष्ट है कि विलयन के माध्यम से ही ये धारा जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को पहुंच रही है। और यहाँ से फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तार जोड़े नहीं गए हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह तो एक बंद परिपथ में होता है, तो यहाँ पे धारा कैसे जो है प्रवाहित हो रही है। क्योंकि देखिए ये तार और ये तार आपस में जुड़े नहीं है और ये विलयन है, तो स्पष्ट है कि विलयन के माध्यम से जो धारा का प्रवाह दोनों टर्मिनलों के बीच में हो रहा है, दोनों कीलों के बीच में हो रहा है। अब हमने पढ़ा कि विद्युत धारा जो होती है आवेशों के प्रवाह के कारण होती है। इसका मतलब इस विलयन में आवेश है और आवेश तब होगा जब इसमें आयन होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें ये बात समझना है कि यहाँ दोनों तार जुड़े नहीं हुए हैं, तो धारा का प्रवाह एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कैसे हो रहा है। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये भी बात क्लियर हो गया कि विलयन के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है। तो विलयन में वो कौन सी चीजें हैं जो धारा के प्रवाह को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जा रही हैं या धारा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर रही हैं। तो विलयन में जो है आवेशित कण होंगे और ये आयन होंगे। होता क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है, और यही आयन जो होते हैं इन टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखते हैं। इसका मतलब कि अगर हम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो अपने आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अगर वो आयन में नहीं टूटता तो इस सर्किट में आपकी धारा का प्रवाह नहीं होता और ये बल्ब नहीं जलता। बल्ब जलने का मतलब है कि सर्किट पूरा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ तार जुड़े नहीं हैं, तो सर्किट कैसे पूरा है, जरूर कोई ना कोई कण ऐसे हैं जो यहाँ पे धारा का प्रवाह बनाए रख रहे हैं, और ये विलयन में ही कण है और ये कण आयन ही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम विलयन में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है और यही आयन इसमें प्रवाह बनाए रखते हैं। ऐसे इस अगर क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को आप सल्फ्यूरिक अम्ल की मदद से दोहराते हैं, H2SO4 डाल करके इस क्रियाकलाप को अगर आप दोहराते हैं तो पाएंगे कि स्विच ऑन करने पे बल्ब जल उठता है। इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी विलयन में आयनों के रूप में वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, और ये आयन विलयन के अंदर धारा का प्रवाह बनाए रख रहे हैं। लेकिन जैसे इसका अगर हम लिखें आयन सल्फ्यूरिक अम्ल का तो ये हो गया H2SO4, और ये जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनाएगा SO4, इस पे दो ऋणावेश होंगे। लेकिन अगर इसी क्रियाकलाप को हम ग्लूकोज या अल्कोहल का उपयोग करके हम दोहराते हैं, तब देखिए हमें क्या मिलता है। इसमें अब हम ग्लूकोज का विलयन लेंगे जलीय, या अल्कोहल का लेंगे, तो देखेंगे बल्ब नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करता है, ग्लूकोज विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जब हम अम्ल को डाल करके अगर इस क्रियाकलाप को दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि बल्ब जल उठता है। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। चूँकि प्रत्येक, हमने पढ़ा कि प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन प्रमाण होता है, तो प्रत्येक अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है। तो सभी अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। सभी अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये सभी अम्लों में समानता होती है, और इसी आधार पे जो है साइंटिस्ट अर्नियस ने अम्लों की परिभाषा दी। उन्होंने
बहुत सारे अम्लों को जलीय विलयन में बहुत सारे अम्लों को जल में घोला और उनके जलीय विलयन का निरीक्षण किया, तो पाया कि सभी जो अम्ल होते हैं जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये सभी अम्लों में समानता होती है कि सभी अम्ल जल में जब घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसको जल में यहाँ AQ लगाते हैं, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन देगा। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देगा। तो देखिए ये आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों में एक समान है। ऐसे नाइट्रिक अम्ल है, ये HNO3 होता है, इसको अगर हम घोल देते हैं जल में, ये भी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन देता है। ऋण आयन इनके अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा उसमें अम्ल है, लेकिन धनायन सारे में धनायन एक समान होंगे। और जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो मुक्त नहीं रहता है, जल के अणु से घेर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। हाइड्रोनियम आयन का जो सूत्र होता है जो सूत्र होता है आपका H3O पे एक धन है। वास्तव में ये हाइड्रोजन आयन का जल के अणु से जुड़ने से ये आयन बनता है। तो देखिए सारे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सारे अम्ल जो होते हैं जल में घुल करके हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। इसी प्रकार सभी क्षारक जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे देखिए अगर हम क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे जो हम जल में घोलते हैं, एक मतलब जलीय विलयन, तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। OH पे एक ऋण आने से हाइड्रोक्साइड आयन का सूत्र होता है। ऐसे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में अगर हम घोलते हैं तो जल में घुल कर ये पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड आयन ऋणायन देता है। ऐसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो धनायन कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका जो है यहाँ ऐसे अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सभी जो क्षार होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। धनायन इनके क्षारकों के धनायन अलग अलग होंगे, लेकिन जलीय विलयन में जो आपका ऋणायन सबका हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इस आधार पे अर्नियस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षारों की परिभाषा दी। उनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ऐसे ही क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब देखिए आगे